हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पार्ट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में जो अपन ने पढ़ा था लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। आज अपन पढ़ने वाले हैं जुडिशियरी। आज अपन जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए जाते हैं कि आपको जुडिशियरी के बारे में, ठीक है, कंप्लीट बता देना है, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी फंक्शंस क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उनके ऊपर एक, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। तो ये थोड़ा मोस्ट टॉपिक है, तो इसे आप थोड़ा ज़्यादा डीपली आप ऐसे करें, इसको आप है ना इंपॉर्टेंट ही मान ले। मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको थोड़ा डीपली पढ़ लें आप तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हो सकता है एग्जाम में, हो सकता है कि 101% इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का पक्का आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं अपन जुडिशियरी, स्टार्ट करते हैं जुडिशियरी। सबसे पहले तो अपन देखते हैं चैप्टर का अपना जो नाम है वो क्या है। अपने चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट रहती है, उसी प्रकार जुडिशियरी है, उसका भी एक पार्ट है। यानी सबसे पहले ये है वो कहाँ से चलती है, ये अपने लोअर कोर्ट से चलती है। लोअर कोर्ट से फिर ये कहाँ जाती है, ये जाती है अपने हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से कहाँ जाती है, अपने सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये आपके स्टेट लेवल पे होता है, ये आपकी पूरी कंट्री के अंदर एक होता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, ये एक स्टेट में एक होता है, और ये आपकी कंट्री में एक है। जो ये जो हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये है अपने दिल्ली में, और आपका जो हाई कोर्ट है ये है आपके जोधपुर में, और इसकी एक ब्रांच है वो आपके जयपुर में भी है, ठीक है। बाकी आपके जो ये है, ठीक है, लोअर से जो कोर्ट है, ठीक है, ये लोअर कोर्ट आपके जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल जाता है। इसे लोअर कोर्ट भी कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी जुडिशियरी, ठीक है। जुडिशियरी को आपके थर्ड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के 3 पार्ट है। कौन कौन से वापस देख लेते हैं अपन। ये आपका गवर्नमेंट के 3 पार्ट है। आपका सबसे पहले तो आपका लेजिस्लेचर के बाद आपका एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के बाद आपका ये जुडिशियरी। ये आपके तीनों पार्ट हो गए। हिंदी में अगर इनको कहें तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हिंदी में गए, इंग्लिश में कहें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये आपके तीनों इसके टॉपिक्स हो गए। तो ये आपका फर्स्ट, लेजिस्लेचर फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव सेकंड, और जुडिशियरी आपका हो गया थर्ड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब अपन पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो स्टेट गवर्नमेंट पढ़ते तो अपन ये पढ़ते हैं, और अपन पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन कैसी है, ठीक है। अब ये देखेंगे इस फॉर्मेशन में कि कितने को जो है कोर्ट में कितने जज होते हैं, कितने चीफ जस्टिस कितने होते हैं, जो है उनके सपोर्टिव जज कितने होते हैं, कितने की इनकी ब्रांच जो है, ठीक है, बेंच कितने जजों की होती है, वो सारे देखेंगे। Individually, a chief justice and 7 other justice were arranged for the Supreme Court। कि जब स्टार्ट जो है कंट्री में सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ था, उस समय एक चीफ जस्टिस होता था और 7 अदर जजेस आपके होते थे। इस तरीके का जो अरेंजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में होता था। लेकिन 2008 में ये जो मेंबर है, कौन, जो आपकी ये अदर जो जजेस थे, उनकी जो काउंटिंग है वो इंक्रीज हो गई, और कितनी हो गई, 71 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस की। यानी 71 का हो गया आपके, तो 31, तो 30 तो आपके हो गए अदर, और एक हो गया आपका चीफ जस्टिस। ये हो गया आपके 31 टोटल जजेस हो गए, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव में जो प्रेसिडेंट था उसमें, कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो जजेस होते हैं उनको, और जो स्टेट होता है उसका जो गवर्नर है उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। प्रेजेंटली द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड फ्रॉम द
कॉलेजियम। अब देखो ये कॉलेजियम अभी प्रेजेंट के अंदर कौन सा कॉलेजियम चल रहा है, ये कॉलेजियम चल रहा है अभी, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम का मतलब है CJ1, यानी आपका जो चीफ जस्टिस है वो तो कितना हो गया, एक। ठीक है, और आपके सपोर्टिव जो जज है वो हो गया आपके 4, यानी टोटल 5 जजेस है उनकी बेंच अभी होती है। एक तो आपका चीफ जस्टिस हो गया और 4 उसके, ठीक है, सपोर्टिव जस्टिस हो गए। टोटल 5 जस्टिस की जो बेंच है वो आपका कॉलेजियम सिस्टम है। ये अभी प्रेजेंट के अंदर आपका फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट का। अब अपन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जज होते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, जज का जो है अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फिर जज के पास क्या क्या पावर्स होते हैं, उसका क्या क्या वर्क होता है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे जो केसेस आते हैं, किन किन केसेस जो कि वो जो है उसके ऊपर अपन वहाँ पे केसेज है वो हेल्ड किए जाते हैं, या उनकी जो है कहते हैं कि उनके अंदर जो केस है वो लड़े किस तरीके से जाते हैं, किन किन टाइप्स के जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ठीक है, ये सारी जो अपन पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसके एलिजिबल हो। नंबर 1 है शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का क्या हो, सिटीजन हो। वर्क एट ए जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर इन हाई कोर्ट और 2 मोर कोर्ट, यानी उसने 5 ईयर्स जो है हाई कोर्ट में जो है एज ए जज वर्क किया हो, या कि नहीं अदर और 2 कोर्ट के अंदर उसने एज ए जज जो है वर्क किया हो। प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट एज एडवोकेट इन 10 ईयर्स, यानी उसने एज ए एडवोकेट 10 ईयर जो है कहीं पे भी जो है एडवोकेट बन के उसने वर्क किया हो। ही शुड हैव हाई नॉलेज ऑफ लॉ इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नज़र में उसे लॉ का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो। तो ये सारी जो क्वालिफिकेशन है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जो जज है जो प्रेसिडेंट है उसे अपॉइंट करता है तो ये सारी एलिजिबिलिटी है, अगर वो फुलफिल करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो है जज बनने के एलिजिबल है। अब अपन देखते हैं इसकी इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यानी अगर इसकी मान लो इसको सुप्रीम कोर्ट का जो है आपके जज बना दिया, लेकिन मान लो कि कुछ जो है अब इसको ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या इसके डिसीजन प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, या ये करप्शन की वजह से करप्ट हो गया है, तो ये सारी चीज़ों को देख करके अगर जो है प्रेसिडेंट या जो आपकी लेजिस्लेचर है अगर वो चाहे तो इसका इम्पीचमेंट भी कर सकती है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका इम्पीचमेंट। 5 इम्पीचमेंट है टोटल। अब ये 5 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस के अंदर अपन पूरा समझेंगे। अब देखो इम्पीचमेंट के इसमें 2 तरीके हैं कि नंबर 1 तो अगर ये है कि 65 ईयर अगर उसकी एज हो जाए तो वह वैसे ही ऑटोमेटिकली है जो जज का जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी जो 65 ईयर एज होने के बाद में जो जज है उसको रिटायर कर देते हैं। ये तो वह एक प्रोसीजर। अगर उसको उसके टाइम पीरियड पूरा होने से पहले अगर उसको वहाँ से उसकी पोस्ट से रिमूव करना है तो वो कैसे किया जाता है, उसका एक प्रोसीजर है, वो अपन समझेंगे पूरा। ए मोशन ऑफ इम्पीचमेंट एड्रेस टू द प्रेसिडेंट इज टू बी सिग्न्ड बाय द लीस्ट 100 मेंबर ऑफ लोक सभा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड देन डिलीवर टू द स्पीकर ऑफ लोक सभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी अगर कोई जो है ए मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है, अगर कोई इम्पीचमेंट का जो कोई एड्रेस है यानी कोई आदेश जो है, कोई ऑर्डर जो है वो अगर निकाला जाता है तो क्या होता है, अगर उसमें आपको कम से कम 100 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के और 50 मेंबर्स आपको राज्यसभा के जो है वो चाहिए, उनकी जो है वो आपके पास होनी चाहिए उसके पक्ष में, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में वो राज्यसभा और लोकसभा के जो स्पीकर और चेयरमैन हैं उनके पास जाएगा, उसके बाद देन जो है आप उसको वहाँ से इम्पीच कर सकते हैं। थर्ड है इसका द मोशन ऑफ बी, ठीक है, ये क्या है, द मोशन इज टू बी अनविजिलेटेड बाय ए कमिटी ऑफ 3 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज है उनकी एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी जो है उसके जो है पूरा उसका
जो है रिजल्ट निकालती है कि क्या जो है वो जज है वो फॉल्ट में है या नहीं है। अगर वो फॉल्ट में है तो वो कमेटी अपना जो है डिसीजन बनाती है। इफ़ द कमेटी फाइंड द जज गिल्टी, ठीक है, अगर वो जज की गिल्टी वहाँ पे फाइंड करती है, यानी उसको अगर जज की गिल्टी अगर उसमें मिलती है तो क्या करते हैं, द मोशन अलोंग विथ रिपोर्ट टू कमेटी इज टेकन फॉर द consideration in the house where motion was removed, ठीक है। उसके बाद में वो जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी जाती है और ये मेजोरिटी ला करके उसको अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। जज इज देन रिमूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, हो गई चीज़, यानी ये सारी चीज़ अगर गिल्टी अगर वो उसमें आ जाती है तो एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसे अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। ये तो एक तरीका हुआ। और अगर उसकी एज है वो 65 ईयर क्रॉस कर जाती है तो उसकी जो है उसे रिटायर करके भी अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। ये हुआ अपना इनका टोटल इम्पीचमेंट। अब अपन देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके क्या पावर्स होते हैं या उसके क्या फंक्शंस होते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये इसका फर्स्ट पावर है, और भी बहुत सारे पावर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पावर पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या है? दिस जुरिडिक्शन कंसिस्ट दोज डिस्प्यूट्स विच कैन बी हियर्ड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कि किस तरीके के जो, ठीक है, डिस्प्यूट्स है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। देखो, नंबर 1 है कंट्रोवर्सी बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, यानी इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके और इंडिया के जो एक या एक से अधिक स्टेट, ठीक है, यानी या तो गवर्नमेंट वर्सेस इंडिया या स्टेट वर्सेस स्टेट, अगर उससे रिलेटेड कोई केस हो तो वो जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट, कि अब 2 स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाता है या फिर कोई वाद विवाद हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसको है ये सुप्रीम कोर्ट देखता है। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी मैटर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करता हो या कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ लॉज है या जो आर्टिकल्स है उनको ब्रेक करता हो तो उसको सुनती हैं। इशूड रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स है उससे रिलेटेड ये जो सुप्रीम कोर्ट में आपके जो इश्यूज़ है वो आते हैं। कभी कभी फंडामेंटल से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो हाई कोर्ट में भी सुन लिए जाते हैं। बेसिकली इनको सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। ये आपका था फर्स्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन। दूसरा देखते हैं अपील जुरिडिक्शन, अपीलिस्ट जुरिडिक्शन। Under this jurisdiction, Supreme Court has right to hear an appeal against the decision of High Court of all state. Appellate jurisdiction can be divided into 4 categories. सबसे पहले ये समझो कि under this jurisdiction, ये second jurisdiction है, appellate jurisdiction। ये क्या कहता है कि Supreme Court has right to hear in appeal, कि सुप्रीम कोर्ट के पास में जो है उस अपील को हियर करने की जो है वो राइट है, लेकिन कब, कि जब डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ऑल स्टेट, कि दूसरे स्टेट की जितने भी स्टेट है उन सब स्टेट की अगर हाई कोर्ट की कोई जो है डिसीजन है उसके अगेंस्ट अगर आपको अपील करता है तो उसकी अपील को जो है हियर करने का राइट है। अब वो ठीक है, अपीलेट जुरिडिक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अब उन सारी अपील को अपन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है चारों आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, 134 एंड आर्टिकल 135, इनके अकॉर्डिंग इन चारों में इनको डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले ये देखो कि ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या है, कि अभी अपन ने 2 मिनट पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब समझा था कि अगर कोई भी अगर सबसे पहले आता है तो वो कहाँ आता है, आपके लोअर कोर्ट में आता है, लोअर कोर्ट से आपके हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से आपके सुप्रीम कोर्ट में। अगर यहाँ पे कोई जो है केस आता है और यहाँ अगर वो जो लोअर कोर्ट है अगर वो डिसीजन दे देता है और अगर डिसीजन से अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उसके अगेंस्ट आपके पास राइट है कि उसकी अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया फिर भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो देन आप है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आप इसकी अपील
कर सकते हो। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके दिमाग में क्या ऊटपटांग ख्याल आते रहते हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि क्या सर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। तो आपको स्टूडेंट्स ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट है, लेकिन जिस तरीके से अभी अपन ने पढ़ा कि जो आपका जुरिडिक्शन था फर्स्ट, उसमें अपन ने पढ़ा कि जो जितनी भी कंट्रीज के अंदर जितने भी स्टेट है, उन स्टेट के बिटवीन अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में आता है। उसी तरीके से यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ जो है उसमें पूरे अपने कंट्रीज के जो वर्ड है वो इसके मेंबर हैं, लगभग सभी कंट्रीज हैं। तो वो सारी कंट्रीज के उसका एक वर्ड है, ठीक है। इंटरनेशनल जो आपका जो है कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वो उसके अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दो या दो से अधिक जो कोर्ट है उनके जो स्टेट है उनके बीच की कोई डिस्प्यूट है वो जो है वह डिस्प्यूट जो है वो वहाँ पे हियरिंग होती है। उसी तरीके से अगर दो या दो से अधिक यानी 2 और मोर कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वो यूएनओ का जो आपका जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट, उस इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर आपकी हियरिंग होती है। जैसे अभी आपने वो देखा भारत और पाकिस्तान से रिलेटेड वो एक बंदे के लिए वहाँ पे हियरिंग हुई थी, ठीक है, कि पाकिस्तान वाले उसको जासूस करार दे रहे थे और बोल रहे थे कि एयरफोर्स का बंदा है, कुछ ऐसी घटना हुई थी, ठीक है। तो वो ठीक है, तो यानी सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होता है, लेकिन वहाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कंट्रीज है उन कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट वहाँ पे डिस्कस होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अपनी जो इंडिया है उस कंट्री का जो सुप्रीम जो है ना यानी हाईएस्ट जो कोर्ट है वो अपना सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। अगर आपको डिसीजन दे दिया तो वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से 4 जो कैटेगरीज है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी। आर्टिकल 132 के तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अगर कोई फॉलो नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की कोई अवहेलना करता है या कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चैलेंज करता है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई केस बनता है तो आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग करता है। सेकेंड आपका सिविल यानी आपके अगर मनी से रिलेटेड कोई भी केस हो, मनी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी केस हो, पैसों से रिलेटेड कोई केस हो, तो वो सिविल जो है आपकी कैटेगरी के अंदर आता है और आर्टिकल 133 के तहत ये जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हो सकती है। नंबर 1 सी है क्रिमिनल। आपके क्रिमिनल आप सब देखते ही हो कौन कौन से बड़े बड़े क्रिमिनल के आप केसेस आपके सामने आते हैं। कोई बलात्कार का आता है, कोई बड़े बड़े घोटालों वाला आता है, कोई आपके मर्डर का आता है, कोई आपके इंटरनेशनल आपकी जो ये टेररिस्ट है उनसे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। वो मतलब जो भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी केस है वो सारा इसके अंदर आएगा। तो आर्टिकल 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग करता है। और लास्ट आपका स्पेशल, ठीक है, बेसिकली इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल ब्रांच होती है, उस ब्रांच के अंदर ये जो कोर्ट है, ये जो स्पेशल जो आपके अपील है वो उसके अंदर होती है। और वो ये स्पेशल किसकी होती है, ये आपके जो भी मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी है, मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी आपकी केसेस है वो सारे जो केसेस है वो स्पेशल के, ठीक है, स्पेशल जो अपील है उसके अंदर आते हैं। और आर्टिकल 135 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग कर सकता है। तो ये हुआ आपके अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। थर्ड आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड फोर्थ आपका प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब आप देखो कि अगर कोर्ट में किसी भी तरीके के कोई केसेस होते हैं तो अकॉर्डिंग टू आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, उस राइट के आपका जो फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स में से आपका एक राइट टू इंफॉर्मेशन है। उसके तहत अगर किसी भी कोर्ट से किसी भी केस से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का एविडेंस, किसी भी तरह की कोई जो आपके इंफॉर्मेशन है अगर वो कहीं पे भी, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या कहता है, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी एक्सेप्टेड एज ए एविडेंस एवरीवेयर, ठीक है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होते हैं उनके जो आपके एविडेंस होते हैं वो हर जगह मतलब आपको अवेलेबल इजी वे में हो सकते हैं। फॉर कंप्लेंट ऑफ कोर्ट काइंड ऑफ पेनल्टीज कैन बी गिवन बाय दिस कोर्ट, और किसी भी तरीके की जो पेनल्टीज है वो भी इसी कोर्ट के द्वारा दी जाती है विद एविडेंस, ठीक है। और वो सारे जो है आपके सिक्योर रिकॉर्डेड होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यानी आपको मैंने भी कभी बताया कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का
कोई जुरिडिक्शंस होता है तो आपके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी अपील जो है वो हियर की जाती है, और कभी कभी ये आपके हाई कोर्ट में भी हियर हो सकती है। तो आपको जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट उसकी प्रोटेक्शन करता है। टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट कैन इशूइंग फॉलोइंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब उन जो फंडामेंटल राइट्स है उनके प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर्स जो है वो पास करता है। हैबीज कॉर्पस, ठीक है, आपका मैंडामास, प्रोहिबिशन, कार्टिकरी और ड्यू वारंटो, ये आपके 5 आपके ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर्स जो है आपका सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल जो राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए इनको इशू कर सकता है। ये आपके थे। लास्ट अपन देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 5, पावर ऑफ जुडिशियल रिवेन्यू। यानी अगर आपकी पार्लियामेंट के अंदर कोई जो है लॉ है वो अगर आपका जो है रिव्यू के लिए आता है और जो है पास हो जाता है या पास होने वाला होता है, मतलब कोई भी न्यू लॉ अगर पार्लियामेंट में बन रहा होता है तो जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो उसका रिव्यू कर सकती है। ठीक है, समझो, मतलब जैसे अगर आप ये की गवर्नमेंट है, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट ने क्या बनाया? कोई बिल बनाया। ठीक है, अब उस बिल के ऊपर ये क्या कर सकती है? उस बिल का ये रिव्यू कर सकती है, और अगर वो पब्लिक के लिए सही नहीं है और या अपनी कंट्री के लिए वो नहीं है तो उसे वो क्या कर सकती है? इलीगल या इनवैलिड कर सकती है। ठीक है, समझो इसमें आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132 गिव्स सुप्रीम कोर्ट द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेट द लीगलिटी ऑफ लॉ। यानी अगर कोई लॉ है वो लीगल है या नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो पावर है वो आर्टिकल 131 और 132 अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 131 और 132 के तहत, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये राइट है कि वो कोई भी लॉ है उसकी लीगलिटी के लिए इन्वेस्टिगेट कर सकती है इफ द लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर है और पार्लियामेंट से अगर कोई लॉ पास होता है तो वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है देन कैन इट बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर कोई लॉ है, अगर वो पार्लियामेंट में हो या आपकी जो स्टेट काउंसलिंग है या स्टेट असेंबली है या स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें से अगर वो, ठीक है, वो बिल पास हो जाता है और अगर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है किसी भी तरीके से, अगर वो वायलेशन से रिलेटेड कोई भी उसका पार्ट है या आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर कोई चीज है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसे इलीगल जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हुई आपकी पूरी सुप्रीम कोर्ट और आपका जुडिशरी, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 6 है सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हो, ठीक है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डालना, उसे आप कोई भी तकलीफ होगी तो उसे मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूंगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ अगर कोई आपके दिमाग में नहीं हो पाई है क्लियर तो आप पर्सनली मुझे इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे नंबर हैं 8104777699। इन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज करके अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर 101% विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर आपको इसका आंसर आपके पास व्हाट्सएप या पर्सनल मैसेज से हो जाएगा। ठीक है, और आप ये काम केवल कब करें? जो आपका मॉर्निंग में 10 AM से लेकर के नाइट के आपके जो आफ्टरनून है उसके 4 PM 10 AM से 4 PM के बीच में ही आप ये मैसेज मुझे छोड़ना। तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर है वो अच्छा लगा होगा, इससे कुछ रिलेटेड अगर जो है कमेंट आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए उसे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।